मानचित्रण के अंतर्गत आज हम बाल्कन देशों का मानचित्रण करेंगे। यूरोप में, पूर्वी यूरोप में ये जो आप देश देख रहे हैं इनको बाल्कन देश कहते हैं। लगभग 11 से 12 देशों का एक समूह है बाल्कन देश। बाल्कन प्रायद्वीप है पूरा आपका। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है ये भूमध्य सागर है नीचे। एक बार मैप में देखिए, ये भूमध्य सागर है आपका पूरा कंप्लीट, है ना। और ये आप देखेंगे बाल्कन प्रायद्वीप है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे एजियन सागर है, यहाँ पे एड्रियाटिक सागर है, ये एड्रियाटिक सागर है, यहाँ पे आइनोनियन सागर है। यहाँ पे एक देखिए देश है आपका ग्रीस है ना। यहाँ पे कई सारे देश हैं आपके। तो इस सीक्वेंस में आज हमें बाल्कन देशों के बारे में जानना है। और एक्चुअली ये पूरा का पूरा पूर्वी यूरोप, बाल्कन संकट जो है प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना था। इसकी क्या भूमिका थी, क्या कल्चर था। सबसे पहले एक बार देश देखिए, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, ठीक है। ये आपका बाल्कन प्रायद्वीप है और बाल्कन प्रायद्वीप में टोटल कितने हैं, 11 से 12 देश हैं आपके टोटल। मैं यहाँ पे कुछ देशों के नाम आपको बता देता हूँ। कुछ कंप्लीटली मुख्य बाल्कन देश हैं, कुछ आंशिक बाल्कन देश हैं। दोनों में क्या अंतर है एक बार बता दें। मतलब कुछ बाल्कन का हिस्से में आते हैं देश, तो जो आंशिक बाल्कन है वो देख लेंगे, मुख्य बाल्कन देश जो देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला बाल्कन क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र, नीचे वाला बाल्कन प्रायद्वीप में जो हिस्सा आपका आता है, यहाँ पे एक देश है अल्बानिया। मैप ऊपर वाला ले लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे एक देश देखिए अल्बानिया। अल्बानिया आपका मुख्य बाल्कन देश है। अल्बानिया, यहाँ पर देखिए एक ये है बोस्निया हर्जेगोविना। बोस्निया और हर्जेगोविना ये एक देश है आपका, ठीक है, बाल्कन देश है। यहाँ पे देखिए बुल्गारिया एक देश है आपका। बुल्गारिया भी बाल्कन कंट्री है आपका, ठीक है। बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा देश है कोसोवो, बीच में आइलैंड में लगा हुआ है कोसोवो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है उत्तरी मैसेडोनिया, ये देश भी इसी का हिस्सा है। यहाँ पे नीचे देखिए, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने, ग्रीस का नाम। एथेंस, ग्रीस, यूनान, ग्रीस की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, बड़ा पुराना देश है आपका ये। तो ग्रीस हो गया, अल्बानिया हो गया, कोसोवो हो गया, उत्तरी मैसेडोनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, यहाँ पे हो गया बोस्निया हर्जेगोविना हो गया। और यहाँ पे एक देश आप देख रहे हैं बीच में, इसका नाम है मोंटेनेग्रो। ये तो बाल्कन देश है, मुख्य बाल्कन देश है जो बाल्कन प्रायद्वीप में अवस्थित है। बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपका जो है अल्बानिया, नंबर 4 हम ग्रीस को मान लेते हैं, नंबर 5 है आपका नॉर्थ मैसेडोनिया, नंबर 6 आपका बुल्गारिया है, नंबर 7 आपका जो है कोसोवो है। 7 देश ये मैंने आपको बताया पहले। ये मुख्य बाल्कन देश है। कुछ आंशिक बाल्कन देश है, यानी कि बाल्कन ही क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता है इनका। ये देश में से एक तो ऊपर देखे रोमानिया है। ये आप देखें ना, रोमानिया का विस्तार बहुत ऊपर तक है, बहुत बड़ा देश है आपका रोमानिया। अभी भारत के राष्ट्रपति जो है रोमानिया, उत्तरी मैसेडोनिया, ये वाला देखिए रोमानिया है, ये है उत्तरी मैसेडोनिया, यहाँ पे गई थी, ये उत्तरी मैसेडोनिया है, ऊपर रोमानिया है। और यहाँ पर एक देश था माल्डोवा, ये अभी यात्रा पे गई थी माल्डोवा, यूक्रेन के साथ सीमा साझा कर रहा है माल्डोवा, ठीक है। तो यहाँ पे रोमानिया है, ये आंशिक बाल्कन देश में आता है। रोमानिया के अलावा यहीं पर देखिए सर्बिया है आपका देश, ये है सर्बिया, ये भी आंशिक है आपका, पूरी तरीके से नहीं आता। इसके बाद देखिए ऊपर, देखिए ऊपर है आपकी जो राजधानी है, इसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ठीक है। ये आंशिक बाल्कन देशों में से आती हैं आपकी। आंशिक बाल्कन देशों में से आते हैं। यहाँ पे देखिए स्लोवानिया, ये है स्लोवेनिया, स्लोवाकिया नहीं स्लोवेनिया लिखिएगा, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया। यहाँ पे देखिए क्रोएशिया एक देश है,
ये है क्रोएशिया, ये भी आपका आंशिक बाल्कन में आता है। तो आंशिक बाल्कन में कौन कौन से आते हैं? क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, 4 देश आते हैं आंशिक बाल्कन में। 5 कौन कौन से? स्लोवेनिया, स्लोवाकिया नहीं, स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया हटा दीजिए, वो ऊपर पड़ता है आपका। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, मुख्य बाल्कन देश, आंशिक बाल्कन देश। मुख्य बाल्कन देश वो हैं जो बाल्कन प्रायद्वीप पर हैं, जो बाल्कन प्रायद्वीप पर अवस्थित हैं उनको क्या बोलते हैं? मुख्य बाल्कन देश, जो बाल्कन प्रायद्वीप पे। कौन कौन से हैं? अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, कोसोवो, उत्तरी मैसेडोनिया और मेंटोनेग्रो। ठीक है, ये आपके देश हैं। एक बार क्रम से देखो, ये कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को याद नहीं होता, चीज़ें समझ में नहीं आती। एक बार फिर से देख लो। देखो यहाँ पे अल्बानिया है, एड्रियाटिक सागर के साथ लगा हुआ है, अल्बानिया है। अल्बानिया के जस्ट ऊपर मेंटोनेग्रो है, ऊपर बोस्निया हर्जेगोविना है, यहाँ पे कोसोवो आपका लैंडलॉक है आपका पूरा। ठीक है, यहीं पर आपका उत्तरी मैसेडोनिया है, नीचे ग्रीस है, ये बुल्गारिया है। ये आपके सारे के सारे देश मुख्य बाल्कन देश हैं। आंशिक बाल्कन में 4 देश हैं, रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया और सर्बिया। ठीक है, 4 देश आपके आंशिक बाल्कन में हैं। अब आप बाल्कन की देखो बॉर्डर्स, एक तो इधर मोल्डोवा से लग रही है, ऊपर यूक्रेन है, यहीं पर यूक्रेन है आपका, ऊपर वाला देश है यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगती है। यहाँ पे हंगरी एक देश है आपका, हंगरी के साथ बॉर्डर लगती है। देखो हंगरी है आपका, ये हंगरी है, यहाँ पे आपका यूक्रेन है, यहाँ पे मोल्डोवा है। तो बाल्कन क्षेत्र के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर इधर देखिए ब्लैक सी है आपका, काला सागर है ये पूरा, ये ब्लैक सी है, काला सागर का हिस्सा है, काला सागर है। एड्रियाटिक सागर है, भूमध्य सागर है। हाँ, मोल्डोवा इसका हिस्सा नहीं, मोल्डोवा नहीं है, मोल्डोवा बाल्कन में नहीं आता। काला सागर, यहाँ पे देखिए एजियन सागर, यह है एजियन सागर, काला सागर, एजियन सागर, काला सागर, एजियन सागर, फिर आइनोनियन सागर, फिर यहाँ पे एड्रियाटिक सागर। ठीक है, ये सारे आपके सागर हैं। नीचे भूमध्य सागर। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है। बाल्कन का तुर्की भाषा में मतलब होता है पहाड़ों की श्रृंखला। तुर्की भाषा में बाल्कन का मतलब होता है पहाड़ों की श्रृंखला, जहाँ पे पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र हो। ठीक है, यहाँ पे एक बाल्कन पर्वत है और दिनारिक आल्प्स है। दिनारिक आल्प्स और बाल्कन पर्वत, यहाँ पे ये 2 प्रमुख एंटिटी हैं, जो ज्योग्राफिकल एंटिटी है यहाँ पे, बाल्कन पर्वत है और दिनारिक आल्प्स है। अर्थव्यवस्था अलग अलग तरीके से है, सर्विस सेक्टर भी है यहाँ पे, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी डेवलप है यहाँ पे, और एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत होता है। इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ग्रीस में, स्लोवेनिया में और क्रोएशिया में यूरोपीय संघ के सदस्य यहाँ पर 3 हैं आपके, 3 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। एक तो ऊपर स्लोवेनिया है आपका, स्लोवेनिया ये वाला देश, ये आपका यूरोपीय संघ का सदस्य है। ठीक है, क्रोएशिया आपका यूरोपीय संघ का सदस्य है, और नीचे आप देखेंगे ग्रीस आपका भी यूरोपीय संघ का सदस्य है, ग्रीस। तो टोटल 3 देश आपके यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। इसमें पर्यटन और सर्विस सेक्टर यहाँ पे बहुत अच्छा है। इसके अलावा अल्बानिया, सर्बिया, बोस्निया, बोस्निया हर्जेगोविना हम एक साथ बोलते हैं, बोस्निया भी बोलेंगे, ठीक है। अभी ये डेवलपिंग स्टेट है, यूरोप पूरा डेवलप्ड नहीं हुआ, पूर्वी यूरोप काफ़ी आर्थिक तौर पे कमज़ोर है। यहाँ पे एग्रीकल्चर, खनिज, तांबा, कोयला, ये सब चीज़ें आपकी बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं अल्बानिया, सर्बिया, बोस्निया वगैरह में। बाल्कन क्षेत्र को संस्कृतियों का चौराहा कहा जाता है। 3 धर्म मिलते हैं यहाँ पे, एक तो ईसाई धर्म यहाँ पर है, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी ईसाई धर्म। सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, यहाँ पर देखिएगा सर्बिया, ग्रीस और बुल्गारिया। ग्रीस में भी आपके ईसाई धर्म है, रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स है यहाँ पे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो चेंजेस, नो चेंजर, जो चेंज नहीं चाहते, जैसा मूल रूप में था वैसे ही रहे, ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म है सर्बिया में, ग्रीस में और बुल्गारिया में। कैथोलिक जो है, कैथोलिक कौन है? जो प्रो चेंजर हैं, जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया, सुधार की बात कही। तो क्रोएशिया और स्लोवेनिया ये दोनों कैथोलिक ईसाई है ना। इसके बाद यहाँ इस्लाम भी है।
अल्बानिया, बोस्निया और कोसोवो इस्लामिक देश हैं आपके। अल्बानिया, कोसोवो और बोस्निया, बोस्निया ये आपके इस्लामिक देश है। तो यहाँ पे कई सारे धर्मों का निवास स्थान है। आपने एक टर्म सुना होगा बल्कनाइजेशन। बल्कनाइजेशन मतलब है किसी बड़े राज्य को छोटे 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 राज्यों में विभाजित कर देना और एक दूसरे का शत्रु बना देना। ये काम यूरोप के देशों ने किया। इस पूरे देश को पहले एक बड़ा भूमि था ये, जिसका नाम था ट्रांसवेनिया। एक ही भूमि था, वैम्पायर की भूमि कहा जाता था। ड्रैकुला वैम्पायर की कहानियों का घर माना जाता था। रोमानिया वाला क्षेत्र ट्रांसवेनिया का क्षेत्र, वैम्पायर की भूमि। अब यही क्षेत्र है जहां से फर्स्ट वर्ल्ड वार का शुरुआत होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। यहां पे जो लड़ाइयां चल रही थी, दशकों से सुलग रही थी, इन लड़ाइयों का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध बनता है। ऑटोमन साम्राज्य, अब देखिए यहीं पे टर्की है, ये है ना आपका टर्की, ऑटोमन साम्राज्य, इसका भी काफी समय तक यहां पर कब्जा रहा है। ऊपर देखिए रशियन साम्राज्य था आपका, ऊपर रूस था, ये यूक्रेन वगैरह सब रूस हुआ करता था उस टाइम पे। तो ऑटोमन साम्राज्य का और रूसी साम्राज्य का, इन दोनों ही साम्राज्यों का आपस में, और ऑस्ट्रिया और हंगरी, यहाँ पे एक देश है देखिए हंगरी है आपका, इन सब देशों में एक आपस में होड़ लगी हुई थी इस पूरे क्षेत्र को कब्जा करने की। सर्बिया भर एक स्वतंत्र देश था, ठीक है, ग्रेटर सर्बिया क्षेत्र के तौर पे आंदोलन लंबे समय तक चल रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पे कब्जा कर लिया। हंगरी ने पहले बोस्निया को कब्जाया था, ये वाले रीजन को जबरदस्ती। और बोस्निया में बड़ी संख्या में सर्बिया के लोग रहते थे। ये सर्बिया वाला क्षेत्र है, एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे था। तो सर्बिया ऑस्ट्रिया का दुश्मन बन जाता है। समझिए, बहुत सिंपल सा है। आपने प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई यही सुना होगा कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार सर्बिया जाता है, वहां मार दिया जाता है। तो ये लड़ाई चालू यहीं से होती है, क्योंकि ये बोस्निया वाले क्षेत्र में देखिए सर्बिया से बॉर्डर साझा कर रहा है। इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारे सर्बियन रहते थे। इस क्षेत्र को ऑस्ट्रिया कब्जा कर लेता है और इस कारण से सर्बिया ऑस्ट्रिया का कट्टर दुश्मन बन जाता है। और फिर ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजकुमार, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, अपनी पत्नी के साथ बोस्निया आते हैं, यहाँ पे आते हैं घूमने, ठीक है, सरायोवो, यहाँ के दौरे पर आते हैं। तो सर्बियाई राष्ट्रवादी संगठन था जिसका नाम था ब्लैक हैंड, उसके द्वारा, उसके एक सदस्य थे जिनका नाम था गेबिलो प्रिंसिप, उन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी इनकी, सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की। जब हत्या की गई, बस उस हत्या के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया ने कहा कि सर्बिया ने मरवाया है इसको। अभी देख रहे हैं ना, कोई भी घटना घटती है तो एक देश दूसरे देश के ऊपर डाल देता है। अभी एक अमेरिका के सीनेटर की हत्या हुई है, ईरान और रसिया के ऊपर डाल दिया गया, उन्होंने मरवाया, जहर दे के मरवाया, ठीक है। भारत में भी कई सारी घटनाएं घटती हैं तो फिर पाकिस्तान जिम्मेदारी लेता भी है कई बार वो। तो कहीं ना कहीं पे एक ये दुश्मनी। अब बात देखिए, आज ना भारत पाकिस्तान अच्छे मित्र देश नहीं है, पड़ोस में सब कुछ है, लेकिन कोई भी घटना घटती है तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर तुरंत चली जाती है। पहला डाउट यही जाता है पाकिस्तान ने करवाया है, ठीक है ना। वैसे ही अब ये पहले से ही लड़ाई चल रही थी। दूसरा, राजकुमार मार देना, अभी खेमनेई को मार दिया गया ईरान में। अब सोचिए वहां पे क्या गुस्सा और क्या चीजें हुई होंगी। खेमनेई को पूरे ईरान में घुमाया गया, उनकी बॉडी को लेकर के इराक ले जाया गया। सोचिए करबला के मैदान पे गई वो बॉडी, उसको ऐसा मोमेंटम बना दिया गया, उस पूरे उसको आंदोलित कर दिया गया पूरे ईरान को। जो वहां का लीडर, और खेमनेई एक बड़ा लीडर के तौर पे थे। तो जब यहाँ के राजकुमार को मारा जाएगा, और जैसे ही सर्बिया को जिम्मेदार था, सर्बिया पे हमला कर दिया ऑस्ट्रिया ने। 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पे हमला हो जाता है। रूस जो है उधर सर्बिया के साथ संधि थी, रूस इसके साथ आके खड़ा हो जाता है सर्बिया के साथ। जैसे ही रूस सर्बिया के साथ आता है, जर्मनी आ जाता है ऑस्ट्रिया के साथ, और इस तरीके से गुटबाजी होनी चालू हो जाती है और प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत यहीं से माना जाता है। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। प्रथम विश्व युद्ध में इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा योगदान था। युद्ध की शुरुआत सर्बिया से हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की, ठीक है। तो आगे चल के हम इन चीजों को डिटेल में बढ़िया से, है ना। जब प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ तो बाल्कन देशों में, अब पहले तो इन्हीं देशों को कब्जाना चालू किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार में।
शुरुआत हुई ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में लड़ाई चालू हुई, सर्बिया के साथ रूस आ गया, उधर से जर्मनी आ गया, आपस में युद्ध बिल्कुल जबरदस्त चलने लग गया। और युद्ध में शुरुआत में सर्बिया जीता, शुरुआत में। इसके बाद मेंटोनेग्रो, ये जब आसपास के जितने देश है सब गुटबाजी में आ गए, ये उसके साथ लड़ रहा है, उसके साथ लड़ रहा, और फाइनली ये फिर 4-5 साल की लड़ाई चली आपकी, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, एक दूसरे के साथ लड़े। ठीक है, तो आगे चल के डिस्कस करेंगे हम। आधे मित्र राष्ट्रों के साथ आ गए और आधे धुरी राष्ट्रों के साथ आ गए। आधे से ज्यादा मित्र राष्ट्रों, ग्रीस आपका मित्र राष्ट्रों के साथ चला गया बाल्कन क्षेत्र में, रोमानिया आपका मित्र राष्ट्रों के साथ चला गया, बुल्गारिया आपका धुरी राष्ट्रों के साथ आ गया, मेंटोनेग्रो आपका मित्र राष्ट्रों के साथ चला गया। तो ये जो गुटबाजी हुई, बाल्कन क्षेत्र से प्रथम विश्व युद्ध की आग जली। ठीक है, तो मैंने आपको बाल्कन देश सारे बताए, टोटल 2 प्रकार, 2 भागों में हमने विभाजित किया, मुख्य बाल्कन देश और आंशिक रूप से बाल्कन देश। बाल्कन का मतलब होता है घने जंगलों की पहाड़ों वाली श्रृंखला। बाल्कन पर्वतों के कारण से ही इस पूरे क्षेत्र को, जो बुल्गारिया से लेके सर्बिया तक आपका पूरा बाल्कन क्षेत्र फैला हुआ है, इसी के नाम पे इस पूरे क्षेत्र का बाल्कन पड़ा है। ठीक है, दिनारिक आल्प्स है, बाल्कन पर्वत है, रोडोप पर्वत है, कई सारे पर्वत हैं। यहाँ की प्रमुख नदी है डेन्यूब नदी, यहाँ पे एक नदी बहती है डेन्यूब नदी। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। और भी 2 नदियां हैं, एक सावा नदी है, एक मोराबा नदी है, व्यापार और एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है आपका बाल्कन रीजन, एक तरफ से एड्रियाटिक सागर है आपका, एक तरफ से एजियन सागर है आपका, और एक तरफ से भूमध्य सागर है। बाल्कन प्रायद्वीप इसी कांड से है। दक्षिण पूर्व में काला सागर है, पूरब में काला सागर ब्लैक सी है। ठीक है, लैंड बॉर्डर में ऊपर हंगरी है, यूक्रेन है, माल्डोवा है। ठीक है, अच्छा, मैंने जो आपको बताया आंशिक रूप से, जैसे मैंने बताया रोमानिया आंशिक रूप, आंशिक रूप का मतलब समझते हैं क्या होता है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बाल्कन का हिस्सा माना जाता है, मतलब कल्चर, संस्कृति, ये सब जुड़ती है इससे। ठीक है, यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा है, यूरोप, तुर्की है यहाँ पे, देखिए तुर्की का एक छोटा सा हिस्सा, तुर्की बहुत बड़ा है, तुर्की कुछ यूरोप में है। देखो तुर्की का एक हिस्सा है, देख रहे हैं आपका, ये वाला हिस्सा। टोटल कितनी कंट्री हो गई थी? कंट्री टोटल 11-12 मैंने बताई थी ना, 11 कंट्री लिखवाई है शायद, 11 लिखवाई ना मैंने। एक मैंने लिखवाया होगा अल्बानिया पूरी तरीके से है, बोस्निया हर्जोगोविना पूरी तरीके से है, बुल्गारिया पूरी तरीके से है, ग्रीस या यूनान पूरी तरीके से है, उत्तरी मैसेडोनिया पूरी तरीके से है, मेंटोनेग्रो पूरी तरीके से है, कोसोवो पूरी तरीके से है। ठीक है, सर्बिया पूरी तरीके से, आंशिक तरीके से है। अधिकांश हिस्सा जो है बाल्कन में आता है, बाकी मध्य यूरोप में आता है, सेंट्रल यूरोप में आता है। क्रोएशिया आंशिक रूप से आता है, दक्षिणी हिस्सा बाल्कन क्षेत्र में आता है। मतलब आंशिक का मतलब कुछ हिस्सा, पूरा हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा, बाकी मध्य यूरोप, सेंट्रल यूरोप में चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्लोवेनिया दक्षिणी हिस्सा इसका भी आता है, रोमानिया ये भी कल्चरल तौर पे जुड़ा हुआ है, टर्की का एक छोटा सा हिस्सा, ये टर्की है आपका, तुर्की, ये हिस्सा, इसका एक क्षेत्र है जिसको हम थ्रेस प्रदेश बोलते हैं। टर्की भी बाल्कन में आता है, छोटा सा हिस्सा आता है यूरोप का बाल्कन। तो 12 देश हो गए होंगे टोटल। महाशक्तियों का सैंडविच कहा जाता है ये। एशिया और यूरोप की जितनी भी महाशक्तियां हैं, एक तो जमीनी रास्ता है ये, यदि एशिया को यूरोप में जाना है तो ये लैंड स्टेट, आपका लैंड रूट यहीं से होकर के जाता है। इसको यूरोप का बीमार भी कहा जाता है, बाल्कन देश को यूरोप का बीमार भी कहा जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र पे ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, तुर्की मुस्लिम शासकों का साम्राज्य रहा यहाँ पे। 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होने लगा। ऑटोमन साम्राज्य को भी यूरोप का बीमार कहा जाता है, कुछ समय बाद जो है उसकी हालत खराब हो गई। तो यहाँ पे पावर में आ गई कौन सी? रशियन पावर। ठीक है, रूस खुद को स्लाव जाति के लोगों का रक्षक मानता है और बाल्कन में ज्यादातर लोग जो रहते हैं स्लाव जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं।
तो रूस जो है ब्लैक सी, काला सागर के साथ भूमध्य सागर और इस पूरे क्षेत्र को जो है कब्जाना चाहता है, इस पूरे क्षेत्र पे अपना अधिकार बनाना चाहता था उस टाइम पे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया और हंगरी वो भी तैयार बैठे थे, भैया हमें भी अपना साम्राज्य विस्तार करना है। तो इस पूरे क्षेत्र में, और वो उनके उनके पीछे कारण ऑस्ट्रिया हंगरी क्यों इस पूरे क्षेत्र पे प्रभाव, क्योंकि सर्बिया से उनका लगातार काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। सर्बिया में ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो राष्ट्रवाद चल रहा था उसको भी दबाना चाहते थे। ठीक है, तो बाल्कन क्षेत्र में जैसा कि आपको बताऊं कई युद्ध हुए हैं। प्रथम बाल्कन युद्ध हुआ है 1912 में। 4 बाल्कन देश ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया और मेंटोनेग्रो, इन्होंने एक बाल्कन लीग बनाई थी और ऑटोमन साम्राज्य पे हमला कर दिया। ठीक है, और तुर्कों को यूरोप से भगा दिया। तो एक पहला हुआ था प्रथम बाल्कन युद्ध, फिर द्वितीय बाल्कन युद्ध 1913 में हुआ। पहले 1912 में हुआ, फिर 1913 में हुआ। अच्छा, 12 और 13 की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब इन्होंने लड़ाई लड़ी तो कुछ क्षेत्रीय ऑटोमन साम्राज्य से जीत गए। ठीक है, मैसिडोनिया कहाँ गया आपका, यहीं पे था ना, ये है ना मैसिडोनिया, ये रीजन ऑटोमन साम्राज्य से जीत गया और कई सारे क्षेत्र जीते ये। अब जब जीते तो जीतने के बाद बंटवारा होगा, अकेले तो लड़े नहीं थे, 4 लोग मिलकर लड़े। अब इसमें बुल्गारिया जो था ये वाला, ये बंटवारे से असंतुष्ट हो गया, और जब असंतुष्ट हो गया तो बंटवारे को लेकर आपस में लड़ गए। इसको द्वितीय बाल्कन युद्ध कहते हैं। ग्रीस से और सर्बिया से, 2 से असंतुष्ट हो गया, दोनों पे हमला कर दिया इसने। बुल्गारिया बुरी तरीके से हार गया और सर्बिया पावर बन के यहां पे निकलता है। सर्बिया यहां पे एक पावरफुल देश बन के निकलता है द्वितीय बाल्कन युद्ध में। तो 2 बाल्कन युद्ध भी हुए थे, पहले ऑटोमन साम्राज्य को खत्म करने के लिए और फिर जो जीता हुआ क्षेत्र उसके बंटवारे के लिए। ठीक है, कल्चर मैंने आपको बताया, एक यहां पे 3 धार्मिक सांस्कृतिक लोग रहते हैं। ऑर्थोडॉक्स, आपके जो रूढ़िवादी ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सर्बिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मेंटोनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया पे, है ना, और रोमन कैथोलिक क्षेत्र और इस्लामिक। ठीक है, फिर बल्कनाइजेशन शब्द के बारे में भी मैंने आपको बताया। बल्कनाइजेशन का मतलब यह है किसी एक बड़े देश को जातीय आधार पे बांट देना, धार्मिक आधार पे बांट देना, भाषाई आधार पे बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना और आपस में वो लड़ते रहें। ठीक है, तो सारे क्षेत्र ये छोटे छोटे भागों में बांट गए। इकोनॉमी के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ ही है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में अब डिटेल में विश्व के इतिहास में हम समझेंगे। ठीक है, एक पूरा आंदोलन चलता है, पैन-स्लाव मूवमेंट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सर्बिया जो देश है ना, वो हमेशा कहता था कि बाल्कन का जितना भी दक्षिणी लोग हैं, दक्षिणी स्लाव लोग हैं, सब एकजुट हो जाएं और एक ग्रेटर सर्बिया बनाएं। मतलब जितने स्लाव जनजाति के लोग हैं सारे एक देश बनाना है, ग्रेटर सर्बिया बनाना है, और उसका नाम यूगोस्लाविया दिया इन्होंने, यूगोस्लाविया की भूमि दिया। एक महान देश बनाना चाहिए, दक्षिणी स्लावों की भूमि होनी चाहिए। और रूस कह रहा था बहुत बढ़िया सर्बिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। रूस पीठ थपथपा रहा था इसकी, वो खुद ही चाहता था कि स्लाव, और स्लावों का रक्षक भी कहता था कि मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ ये काम, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो बोस्निया वाला क्षेत्र जो आपका है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ से संकट चालू होता है। यहाँ पे हजारों की संख्या में स्लाव जनजाति के लोग रहते थे, सर्बियन लोग रहते थे। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, बोस्निया पे जबरन कब्जा लिया, यहाँ पर हमला कर दिया और इस पूरे क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, सर्बिया के लोग ऑस्ट्रिया के खून के प्यासे हो गए, पगला गए वो, और कई सारे गुप्त संगठन बने कि हम सर्बिया को तहस नहस, ऑस्ट्रिया को खत्म कर देंगे। ये जब क्षेत्र कब्जाया गया, इसके बाद यहाँ पे एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ था। एक बनाया गया था ब्लैक हैंड करके, एक ग्रुप बनाया गया था, गुप्त संगठन था आपका। और ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो आए थे, आर्ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंट, अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी पहुंचे जिसका नाम सरायेवो पहुंचे, जहां वहां पर आए ब्लैक हैंड के द्वारा हत्या की साजिश रची गई। और एक छोटा सा छात्र था जिसका नाम था गैब्रिलो प्रिंसिप, उसके द्वारा जो है गोलियां चलाई गई और निपटा दिया गया। आर्कड्यूक और उनकी वाइफ दोनों को मार दिया गया। और जैसे ही यह हत्या हुई, पूरे यूरोप में पहले ही संधियां बहुत हो चुकी थी, रूस ने संधियां कर रखी थी, गुप्त संधियों का जाल पहले से ही था। और 23 जुलाई 1914 सबने क्या कर रखा था, सर्बिया ने संधि कर रखी थी, मुझे कोई हमला करेगा रूस तुम मेरी मदद करोगे। इधर इसने, हंगरी ने मदद
कि मुझे कोई हमला करेगा तो जर्मनी तुम मदद करोगे। ऐसे करके बहुत सारी शर्तें संधियां चुपचाप हो गई थी। देश रखते हैं आपस में संधियां। 1971 में याद करिए जब बांग्लादेश संकट आया तब भारत को यूएसएसआर मदद करने आया। हमने संधि कर रखी थी कि कल के दिन हमें दिक्कत आएगी तो तुम आके खड़े हो गए हमारे दुख सुख में। ठीक है, तो 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया, जिससे पूरी तरीके से सर्बिया को मतलब सर्बिया को ये लगा कि भैया अब मेरी संप्रभुता खत्म हो जाएगी। सर्बिया कुछ भी शर्तें मानने को तैयार नहीं था और फाइनली उसके बाद क्या हुआ, हमला हो गया यहाँ पे और उस हमले ने प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है, फिर फ्रांस भी आया इसमें, सब आए, कोई नहीं बचा, सब लड़े। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब लड़े, रसिया सब मिलके लड़े, लड़ते रहे। ठीक है, तो ये जनरली कुछ बातें यहाँ पे हैं। ठीक, चलिए।